नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देखिए आप सभी के सामने हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हिंदी हमारी क्या है, अगर इसको जो दर्जा दिया गया है राजभाषा का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 343(1) के तहत 343(1) के तहत राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। यहाँ ध्यान रखेंगे, बहुत से छात्र राष्ट्रभाषा इसको समझते हैं, जो कि यहाँ पर जो दर्जा है वो राजभाषा का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो दोस्तों जो भी कवि हैं जैसे भक्ति काल के माने जाते हैं या आदिकाल रीतिकाल, इस प्रकार से देखें तो घनानंद जी को माना जाता है रीतिकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, रीतिकाल का कवि माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूँ और आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराते रहते हैं हम। तो वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम सब वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ से इनके उपनाम से प्रश्न बनता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपनाम क्या है, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, बिहारी जी क्या लिखते थे, बिहारी जी किस लिए फेमस थे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध थे, इनके दोहे प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो दोस्तों सूरदास जी ने जो सूरसागर की रचना की है वह क्या है भाई, ब्रज भाषा में है। ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा में इन्होंने सूरसागर की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 है आप सभी के सामने। दोहे के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहे का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, आपकी 13 होती ना, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 26 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए बात करते हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में कांडों का सही क्रम क्या है। ठीक है, सबसे पहले कांड कौन सा है, फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है आपका पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड है, फिर सुंदर कांड, देन लंका कांड। ठीक है, तो दिए गए जो कांड है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपसे इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आएंगे वर्तनी शुद्धि से भी। दीर्घायु आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे शुद्ध लिखा गया है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चतुर का असमानार्थी शब्द है। तो चतुर का असमानार्थी शब्द की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों जो चतुर का असमानार्थी है वह पामर हो जाएगा। पटु नागर निपुण सभी चतुर में है, लेकिन यहाँ पर पामर इसका असमान शब्द। अगला शब्द है दोस्तों यहाँ पर देखिए, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो शब्द होते हैं आपके रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें योग रूढ़ यानी किसी तीसरे का भाव का बोध कराना, जिस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास को देखते हैं। तो यहाँ पर योग रूढ़ क्या होगा, गजानन। ठीक है, गजानन अर्थात भगवान गणेश जी यहाँ पर हो जाएंगे गजानन। और यौगिक शब्द की अगर बात आती है तो दूध वाला यहाँ पर आपका यौगिक है। और रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो, उनको खंड करने पर उनका न निकले अर्थ, तो यहाँ पर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा जा रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन होंगे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। ठीक है, आनंद कादम्बनी के संपादक यहाँ पर बताइए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखिए बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, पत्रों से भी प्रश्न आते हैं जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से ऐसे शख्स हैं जो लोकप्रिय हैं। सही जवाब है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केशव कहीं न जाए
का कहिए यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास जी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे केशवदास की नहीं है, यह पंक्ति क्या है? तुलसीदास जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी किस काल के कवि थे? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, बिहारी। तो बिहारी जी की बात करें तो दोस्तों ये किस काल के कवि थे? बिल्कुल रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी रीतिकाल के कवि थे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की बात करें तो यह जो काल है यह आपकी आदिकाल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों देखिए, इदन्नम रचना किसकी है? इदन्नम, ठीक है, इदन्नम रचना किसकी मानी गई है? तो ये दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा जी की है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो सही जवाब है निपट, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, निपट क्या है? ये विशेषण का कार्य करेगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। योजक चिन्ह पहचानिए, तो विराम चिन्हों से भी आपका यहाँ पर प्रश्न आएगा। तो दोस्तों योजक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है यह आपका योजक चिन्ह का कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, नई क्या है भाई? यह साड़ी कैसी है? नई है। तो यहाँ पर यह क्या बताया जा रहा है? इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, साड़ी पुरानी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा भाई। देखिए पवन शब्द का अगर हम संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर करें तो क्या हो जाएगा? पो धन अन। ठीक है, पो धन अन पवन, ऐ औ आय आओ, अगर हम यहाँ पर देखें तो अयादि संधि है, स्वर संधि है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट करेगा पो धन अन पवन। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो जब कोई समास होगा उसके दोनों शब्द दोस्तों प्रधान होंगे उसे कहा जाएगा द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वह समास होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर सहित व्यंजन है, अब देखिए ऐसा कौन सा व्यंजन है जो स्वर सहित है? इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है? स्वर सहित व्यंजन की अगर हम बात करें तो क, ठीक है, क बोलते हैं तो क्या होता है आपका? ये आपका स्वर सहित व्यंजन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ पर ये है स्वर सहित व्यंजन है। अगर हम यहाँ पर देखें, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण दोस्तों नाक तथा मुंह से होता है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक बोला जाएगा। 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो दोस्तों र से पहले यदि स्वर रहित कोई व्यंजन है उसका जो प्रयोग अगर इसमें देखें जिस प्रकार से अगर हम कहेंगे तो प्राचीन। ठीक है, जो प्राचीन मात्रा लगेगी वह प्राचीन यहाँ पर सही प्रयुक्त होगा। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या आ जाता है? अगर वर्तनी की त्रुटि है तो उसके दोस्तों अर्थ में क्या आ जाता है? यहाँ पर अगर देखें तो अंतर आ जाता है ना, उसके अर्थ में अंतर आ जाता है यहाँ पर अगर देखें तो। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कैसा चांद सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम निपात दोस्तों यहाँ पर अगर हम लगाना चाहें तो कैसा चांद, ठीक है, तो यहाँ पर सा सुंदर चेहरा है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो यहाँ पर आपका निपात लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों बाण का अगर हम यहाँ पर पर्यायवाची देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई? तीर हो जाएगा ना, तीर बाण यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएंगे। जिसकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन होगा? तो दोस्तों जिसकी चार भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। लौट कर आया हूँ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर हम यहाँ पर देखें तो लौट कर आया हूँ के लिए एक शब्द अगर आप दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे तो प्रत्यागत होता है। क्या होता है?
प्रत्यागत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए भाई। देवर्षि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देवर्षि का सही संधि विच्छेद होता है देवधन ऋषि। ध्यान रखेंगे, देवधन ऋषि, देवर्षि यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षक का विलोम शब्द आप बताइए। यहाँ पर रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? तो रक्षक का दोस्तों विलोम शब्द होता है भक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द है जो ती प्रत्यय से बना है? प्रत्यय यानी कि शब्द के बाद में लगते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो ती प्रत्यय से शब्द से बना शब्द है वह आपका शक्ति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ती प्रत्यय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? देवासुर, ठीक है, देवासुर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो समास आपका दिखेगा द्वंद्व समास होगा, देव, ठीक है, देवासुर, देवासुर, तो दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर देवासुर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से बताइए भाई। तो दोस्तों सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, आदि से अंत तक। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है? अगर हम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में कैसा भाव जागृत हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वीर रस है, ठीक है। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, ये सब क्या चीज़ हो जाएंगी? ये वीर रस हो जाएगा। तो ये था 40 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों के टेस्ट सीरीज, और आप लोग को रेगुलर वीडियोस मैं देता ही रहता हूँ, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जल्द ही आप लोग की नोटिफिकेशन देखिए एग्जामिनेशन की आएगी, और आप सभी फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस हम तो कराते रहते हैं, और एग्ज़ाम की चीज़ें जो भी हैं स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी और फिर से वही चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।